नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी सम्राट में। अब हम बीएसएससी 2017 के रीजनिंग को लेते हैं। रीजनिंग के प्रश्न, आपको पता है कि रीजनिंग के प्रश्न 50 प्रश्न बीएसएससी में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग ही नहीं, बाकी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रीजनिंग भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग के बगैर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो 101 नंबर क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है। वह कितने तरीकों से प्रत्येक भिन्न भिन्न होटलों में रह सकते हैं? मतलब 4 यात्री हैं, ये फाइनल नहीं है कि कौन सा यात्री, ए बी सी डी 4 यात्री है, वो किस होटल में रहेंगे। तो होटल कितना है? होटल की संख्या है 4, 3 यात्री है। यात्री ए बी और सी है। होटल कितना है? 1 2 3 और 4। ए इसमें रहेगा या ए इसमें रहेगा, ए इसमें रहेगा, ए इसमें रहेगा। चारों में से किसी में ए रह सकते हैं। बी इसमें रहेगा, फिर बी इसमें, इसमें या इसमें, फिर सी इसमें, इसमें, इसमें या इसमें, या फिर ए इसमें रहेगा, सी इसमें रहेगा। तो काफी ये हो जाता है जिसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो करेंगे क्या इसको सिंपल तरीके से। आप लोगों ने इंटर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। जब आपने इंटर किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे पढ़ा होगा, क्योंकि इंटर स्तरीय है तो इंटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये पूछा जाएगा। जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो आसानी से इसको बना सकते हैं। सिर्फ विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर बना सकते हैं। एक फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला सबसे पहले क्या है कि यात्रियों की संख्या। तो यात्री की संख्या, एक चीज देखते हैं कि जो इसमें से कम होता है, यात्री की संख्या क्या है, जो बड़ा होता है उसको हम n मानते हैं। तो यात्री की संख्या बड़ा है या होटल की संख्या? तो होटल की संख्या बड़ा है तो इसको r ले लेते हैं। ये कितना हो गया? 3। और होटल की संख्या, ये समझने के लिए है, एग्जाम में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ये n, ये कितना हो गया? 4। अब फॉर्मूला क्या है? तो हमें निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n माइनस आर। इसको इस तरह से, तो n क्या है हमारा? n कितना है? तो n है 4, तो 4 फैक्टोरियल, और ये है 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि फैक्टोरियल में क्या होता है, कि फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 3 माइनस 4 माइनस 3 मतलब 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 1 गुने 1 मतलब 1 हो गया। तो कितना हो गया? ये कटने वाला तो कुछ है नहीं, ऊपर नीचे सीधा 4 तिया 12 गुना 24 इकाई 24। मतलब प्रत्येक, ये यात्री जो तीनों यात्री है, ये 24 तरीके से होटलों में रह सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हुआ 24। 102 नंबर प्रश्न है, 4 आदमी एक बस में चढ़ते हैं। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। 4 आदमी एक बस में चढ़ते हैं जिनमें 6 सीटें खाली है। तो बड़ा नंबर कौन है? 6। तो n कितना हो गया? 6। और r कितना हो गया? 4। फॉर्मूला क्या लगेगा? फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो कितना? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और नीचे कितना हो जाएगा? 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 गुने 1। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 खत्म, 1 काटे या ना काटे वही हुआ। बच गया कितना? 6 पंचे 30, और 30 को 4 से गुना करेंगे 120, और 120 को 3 से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36। 360 तरीके से बैठा जा सकता है। 4 आदमी बस में चढ़ते जिसमें 6 सीटें खाली है, तो 360 तरीके से ये उसमें बैठ सकते हैं। तो हमारा आंसर 6 हो गया, 360 हो गया। फिर हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटरें चुनी जा सकती है? मोटर को मतलब 12 मोटर है जिसमें से सिर्फ 5 मोटर को चुनना है, चुनी जा सकती है यदि एक उल्लेखित मोटर हमेशा नहीं चुनी जाती है। मतलब 12 मोटर है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और 12। इसमें से कोई एक मोटर को कभी नहीं चुना जाता है। मान लेते हैं 12 को नहीं चुना जाना है, 12 को, तो मोटर की संख्या कितनी हुई? 11। तो मोटर 11, चुनना कितना मोटर को है? 5 को। तो हो सकता है पहला बार में 1 2 3 4 5 को चुन लिया जाए, या ये हो सकता है कि 2 3 4 5 6 को चुन लिया जाए, या 3 4 5 6 7 को चुन लिया जाए, या फिर 1 2 को चुना जाए, 4 5 6 को चुन लिया जाए, या 1 को चुना जाए और 3 4 5 6 7 को चुन लिया जाए। किसी तरह 6 तक चुन लिया, किसी तरह 11 मोटर में से 5 कोई मोटर रैंडमली चुन लिया जाए। कौन मोटर चुना जा रहा है ये पता नहीं है, तो कितना है? तो थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग आएगा। तो कितना मोटर है? मोटर की संख्या कितनी है? 11। तो मोटर की संख्या 11 है, तो n कितना हो जाएगा? 11। और चुना जाना कितना है? तो 5। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 11 चुना जाना है 5, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसमें फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। नहीं, साथ में इसमें चूंकि 5 ही मोटर चुनना है, 11 मोटर में से नहीं चुनना है, 5 मोटर ही एक साथ 11 में से चुनना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आर फैक्टोरियल आर इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 5 ही मोटर चुना जाना है। तो n फैक्टोरियल मतलब कितना? 11 फैक्टोरियल बट्टा 5 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मतलब 11 माइनस 5 मतलब 6 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ये आपको अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, 2017 में पूछा गया था, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब कट करना शुरू कीजिए। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। अब क्या बच गया? तो 2 से ये कटा तो 4, 3 से ये कटा तो 3, अब 4 से 4 कट गया और 5 से इसको काट दिया तो 2। अब क्या क्या बच गया हमारे पास? तो 11 गुने 2 गुने 3 और गुने 7 कितना हो गया? तो 7 छक 7 या 21 और 21 दूना 42, 42 गुने 11 मतलब 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 चक 44 और 2 46। मतलब कितना तरीका से 5 मोटर चुना जा सकता है? तो 11 मोटर में से एक मोटर को छोड़ दिया जाए हमेशा। तो 11 मोटर में से अगर 5 मोटर ही हमको चुनना है, वो रेंडमली चुनना है, तो 462 तरीके से हम उस मोटर को चुन सकते हैं। तो इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर, पासा मतलब डाइस, डाइस लूडो का जो छक्का होता है दोस्तों, उसको हम पासा कहते हैं। तो 2 पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है पासे में? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 है, 5 है और 6 है। एक पासे में 6 चीजें होती है। दूसरा पासा भी है, दोनों को एक साथ फेंका गया है, 1 2 3 4 5 और 6 इसमें भी है। अब 2 पासों को फेंकने पर 9 को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? मतलब हम लूडो खेल रहे हैं और 2 छक्के से एक साथ खेल रहे हैं। आप एक बिजनेस खेल होता है व्यापारी, उसमें देखे होंगे 2 छक्कों से एक साथ खेला जाता है, 2 डाइस एक साथ चला जा सकता है। 9 लाना है हमें, 9 की आवश्यकता है। तो जब हम दोनों को एक साथ चल रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 9 आ जाए, मनाते हैं कि 9 आ जाए। तो क्या क्या आएगा दोनों छक्कों में कि जोड़ करके 9 पूर जाए? तो क्या क्या हो सकता है? तो 2 के साथ कुछ भी आएगा, क्योंकि 6 तक ही होता है। अगर एक में 1 आ गया, दूसरे में मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो जोड़ के साथ ही पूरा, 9 नहीं पूरा। अब 2 लेते हैं, अगर एक में 2 आ गया तो दूसरे में 6 आएगा, 6 भी आता है। अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, मैक्सिमम 6 आ जाए, तो कितना पूरेगा? 8 पूरेगा। उससे भी हमारा काम नहीं चला। 3 आता है, अगर पहले छक्का में हम बनाते हैं कि 3 आ जाए, तो दूसरे में क्या आना चाहिए 9 पूरने के लिए? तो 3 के साथ में 6 आना चाहिए। अगर 6 आ जाता है हमारा 3 के साथ तो हो जाता है। तो एक क्या हो गया हमारा? 3 और 6,
दूसरा देखते हैं, दूसरे में सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाले में 3 नहीं आके 4 आ गया, तो दूसरे में क्या आना चाहिए, पहला में 4 आ गया, तो दूसरे में अगर 5 आ जाता है तो हमारा 9 पूरा हो गया। अब इससे भी नहीं हुआ, अब नहीं, ये नहीं आया दोनों, और भी कुछ आ सकता है ना, पहले छक्का में 5 आ जाए तो दूसरे में क्या आएगा, 4 आएगा, तब हो जाएगा 5 के साथ 4, 4 के साथ 5, और अगर 6 आ जाए, पहला में 6 आ जाए तो दूसरे में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब ये 4 कंडीशन ही है जिसमें कि हमारा 9 पूर जाता है। तो 1 3 6 4 5 5 4 और 6 3, मतलब आंसर हमारा कितना होगा, 4 तरीका से हमारा 9 पूर सकता है। देखते हैं 105 नंबर प्रश्न है, 3 विद्यार्थियों की एक प्रश्न को, एक परीक्षा है जिसमें 3 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/2 है। ए विद्यार्थी ए है, वो 1/2 उसकी प्रायिकता है कि 2 प्रश्न में से एक प्रश्न को हल कर रहा है। बी की प्रायिकता है 1/3, मतलब 3 प्रश्न में से एक प्रश्न हल कर सकता है, 3 चांस में से एक बार हल कर सकता है। और 1/4 सी की प्रायिकता 1/4। अब पूछ रहा है कि तीनों तो अलग अलग प्रायिकता है, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या है, तो ओवरऑल प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हल ना करने की प्रायिकता निकाल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ए की जो प्रायिकता है वो हल करने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो हल नहीं करने की प्रायिकता हम निकालेंगे, ए की हल नहीं करने की प्रायिकता मतलब कंप्लीमेंट निकाल लीजिए या फिर रेकरिंग देख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज, कोई भी प्रायिकता जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है, एक होता है पूर्ण प्रायिकता, तो एक में से जो किया उसको घटा लीजिए, तो जो बच जाएगा उतना नहीं किया, तो 1 - 1/2, तो 1/2 भाग जो है, 1/2 भाग किया कर सकता है और 1/2 भाग नहीं कर सकता, तभी तो दोनों मिलके 1 हो जाएगा। अब बी की प्रायिकता क्या है, 1/3, तो हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी बी की, तो 1 - 1/3 मतलब कितना, 2/3। अब सी की प्रायिकता 1/4 दिया हुआ है प्रश्न में, तो हल नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/4 मतलब कितना, 3/4। ये हल नहीं करने की प्रायिकता है, तो हल नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी, इसको करेंगे हल नहीं करने की प्रायिकता, 1/2 गुने 2/3 और गुने 3/4, सबको गुना कर दीजिए, इससे ये कट गया 2 और इससे ये कट गया, क्या बच गया, 1/4 हल नहीं करने की प्रायिकता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, हल न करने की प्रायिकता होता तो 1/4 आंसर है, पूछ क्या रहा है प्रश्न, तो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, तो हल करने की प्रायिकता क्या होगी, तो कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रायिकता अपने आप में एक होता है, और 1/4 हल नहीं करने की प्रायिकता है, तो हल करने की प्रायिकता क्या होगी, हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता ओवरऑल है ये, तो पूरा 1 होता है, 1 में से इसको नहीं करने को घटा देंगे, तो क्या हो गया, 4 - 1/4 बराबर 3/4, तो हल करने की प्रायिकता है 3/4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, एक कूट में, कूट भाषा के प्रश्न भी सभी में आते हैं, रीजनिंग इसके बगैर तो रीजनिंग बनता ही नहीं। एक कूट में SISTM सिस्टम को SISMET और NEARER को AENRER लिखा जाता है, तो FRAC इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, फ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, FRACTION को क्या लिखा जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि सिस्टम पहले लिखा गया है, फर्स्ट वाला क्या है, SYSTEM, थोड़ा कंफ्यूज कराने के लिए ऐसा लिखा है,
कि इसको भी लिखा SIS, हम क्या कहेंगे कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फर्स्ट में देख लेते हैं, और MET, सेकेंड वाले में क्या किया, NEARER, इसको AEN और RER। तो क्या कहेंगे इसको, जनरली देखा जाएगा तो क्या करेंगे इसको, तो SYS को ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसमें फर्स्ट वाले को, और इसमें RER को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, इसमें तो कंफ्यूजन पैदा कर देगा, FRACTION, इसमें किसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसमें तो मिलता जुलता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रश्न में क्या है कि इसने छोड़ा नहीं है, इसने दो टर्म में इसको भी डिवाइड किया, बांटा, और इसको भी बांटा, और दोनों को उल्टा कर दिया है। इसको SYS जो था, इसको इस S को यहां पहले लिख लिया, फिर Y को वैसे ही छोड़ा और इस S को बाद में लिखा। तो चूंकि दोनों तरफ S था तो पता ही नहीं चल पाया कि वो चेंज हुआ है, बट क्या किया, यहां वाले को पहले लिख लिया और यहां वाले को इसके बाद लिखा, तो SYS ही रह गया, और फिर M को पहले और T को बाद में, E को बीच में, तो MET हो गया। इसमें भी NEA था, तो A को पहले और N को बाद में, दो भाग में बांट करके E को बीच में रखा, तो ये हो गया। और दूसरे पार्ट में क्या है, RER, तो इस R को यहाँ और इस R को यहाँ छोड़ दिया, लिख दिया, तो R दोनों तो R ही था, तो दिखने में लगा कि उसको छोड़ दिया गया, बट छोड़ा नहीं गया, उसको भी चेंज किया गया। इसी तरह हम इसमें करेंगे, तो इसको भी दो पार्ट में बांट लेंगे, 4-4 डिजिट करके, तो FRAC है, तो क्या करेंगे, CARF, और इसमें N को पहले, फिर उसके बाद O को, उसके बाद I को, और फिर T को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे। बहुत आसान प्रश्न होता है, बट अगर थोड़ा सा आप टेक्निक को पकड़ लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर टेक्निक नहीं पकड़ पाए तो फिर कितना भी समय लग जाए नहीं समझ में आ पाता है, अगर टेक्निक से थोड़ा सा मिस कर रहे हैं तो। बट देखने में बहुत इजी तो बन गया, अगर टेक्निक पकड़ में आ गया तो 10 सेकंड में बनेगा, 10 से 20 सेकंड। अगर टेक्निक नहीं पकड़ में आया तो काफी समय हमारा 2 से 3 मिनट ले लेता है ये, और फिर बच्चों को पता चलता है कि नहीं बनेगा तो छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले इतना इजी होता है कि दिमाग लगाते हैं, 2 से 3 मिनट इसमें खा जाता है इसमें। तो टेक्निक ये प्रैक्टिस का चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना टेक्निक आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया, इस तरह से करेंगे। अब एक फिर से प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन 40 मील चलता है, मतलब जब छुट्टी हुआ तो छुट्टी का, गर्मी छुट्टी में पूरा फायदा उठा लिया, गर्मी छुट्टी में घर गया, सुबह सुबह जो है घूमने चल गया, रोज सुबह सुबह घूमने चलते हैं, तो जब छुट्टी में रोज घूमने जाते हैं और आखिरी दिन जब लास्ट छुट्टी का दिन था तो दोस्तों से बात करते 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 कि हाँ चल भाई पुराने दोस्त है, फिर छुट्टी में कब मिलेंगे ना मिलेंगे, बात करते करते पता ही नहीं चला और बहुत दूर तक घूमते घूमते चले गए। तो कितना दूर चले, या ये हो सकता है कि कोई पुराने, छोड़िए, पुराने दोस्त ही मिल गए थे, 40 मील चलता चला गया। इससे उसका दैनिक औसत जो और दिन चला था तो उसका औसत कितना था, 32 किलोमीटर, 32 मील का औसत था, रेशियो उसका 32 मील का था। और आखिरी दिन जो 40 मील चल गया तो पूरे दिन का रेशियो बढ़ गया, कितना हो गया रेशियो, 33 मील, उसका रेशियो बढ़ के 33 मील हो गया। तो उसकी छुट्टियां कितने दिन की थी, तो कितना दिन का उसका छुट्टी था। तो देखते हैं कि गर्मी छुट्टी था या ऐसे ही कोई और छुट्टी था। अभी दीपावली और छठ का छुट्टी होने वाला है, तो हो सकता है कि दीपावली और छठ का छुट्टी रहा हो। तो देखते हैं, अगर बड़ा छुट्टी हुआ तो गर्मी छुट्टी होगा, अदरवाइज दीपावली और छठ का छुट्टी होगा। देखते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो लास्ट दिन ज्यादा चला था, तो लास्ट दिन को छोड़ करके जो छुट्टी है उसके दिनों की संख्या, अंतिम दिन को छोड़कर, अंतिम दिन को छोड़कर, छोड़कर छुट्टी की संख्या, छुट्टी की संख्या कितनी है, एक्स, एक्स दिन हो गया, छुट्टी की संख्या एक्स दिन। अब अंतिम दिन, तो इसका रेशियो, रेशियो कितना है, अंतिम दिन को छोड़ के तो 32 मील प्रति दिन का रेशियो है, औसत है। तो कुल किलोमीटर कितना हो जाएगा, कुल
कितना 32 गुने x, 32 मील चलाइए, 32 x मील चलाइए टोटल दिन। अब अंतिम दिन को जोड़ते हैं। अंतिम दिन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दिनों की संख्या, x प्लस 1, इतना दिन चला। और अंतिम दिन में छुट्टी का एक दिन छोड़ करके चला, कितना मील चला, बड़ा गौर से इसको जरा देखिएगा, कितना दिन चला 32x मील। तो अंतिम दिन कितना चला था 40 मील। तो कुल दूरी क्या है, कुल दूरी टोटल मिलाकर के 32x प्लस 40, इतना दिन चला कुल दूरी। और दिनों की संख्या क्या है x प्लस 1, तो औसत क्या हो गया, औसत हो गया 33। तो कुल दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत से गुना करते हैं इसको, इसमें भी औसत बढ़ के हो गया 33। यहीं से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 32x प्लस 40 बराबर 33x प्लस 1। तो 32x प्लस 40 इसको सॉल्व कर देते हैं, 32x माइनस 33x, और ये कितना हो जाएगा, तो 33 को इधर लाए हैं, इस 40 को इधर ले जाएंगे, माइनस x और इधर माइनस 7, मतलब छुट्टी के दिन को छोड़ करके कितना हो गया, एक दिन, लास्ट दिन को छोड़ करके दिनों की संख्या 7 है। और अंतिम दिन भी एक उसमें जुड़ेगा क्योंकि अंतिम दिन 40 मील चला था। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल दिनों की संख्या बराबर x प्लस 1 है, तो 7 प्लस 1, मतलब 8 दिन की छुट्टी मिली थी। मतलब क्या हो गया कि जरूर ये गर्मी छुट्टी नहीं थी, ये दीपावली और छठ की छुट्टी थी। तो 8 दिन की छुट्टी में वो चला था इतना दूरी। देखते हैं